आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है लेजर। इस चैप्टर में अब हम स्टार्ट करने लगे अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि प्रैक्टिकली हमने लेजर्स जो है किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है इस चैप्टर का वो हम कर चुके हैं इन डिटेल में कि थ्योरी पार्ट में हमने क्या क्या समझा था, लेजर क्या होता है, फिर उसके बाद समझा था कि सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो लेजर से किस तरह डिफरेंट हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस चैप्टर को भी शुरू करने से पहले हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू अपना थ्योरेटिकल पार्ट रिवाइज कर लेते हैं, मतलब कि जो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके प्रैक्टिकल पोर्शन करना आपको ईजी हो जाएगा, आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा कि लेजर्स जो हमने किस तरह से प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले कंसेप्ट समझते हैं कुछ, फिर उसके बाद हम डिटेल में इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए वो है, हमने डेफिनेशंस रिवाइज करनी है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और हमारे एक्सपेंसेस की। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हमें डेफिनेशन समझ आएंगी फिर हमें समझ आएंगे कि लेजर्स हमारे कौन से लेजर्स हैं, रियल अकाउंट के हैं, पर्सनल अकाउंट के हैं या नॉमिनल अकाउंट के हैं। तो उससे पहले हमें ये डेफिनेशंस जो है पहले वो रिवाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी एसेट्स की। एसेट्स की क्या डेफिनेशन होती है, एक ऐसी वैल्यू जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा जिसकी पेमेंट हमने कर दी है, या फिर एक ऐसी वैल्यू जिसकी पेमेंट हमें रिसीव होनी है फ्यूचर में। ठीक है, मतलब कि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में पेमेंट हमें रिसीव होगी। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या फिर हम कोई अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने क्रेडिट सेल्स की हैं उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे अपना डेटर्स का अकाउंट के फ्यूचर में हमें पेमेंट वो करेंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो ये होगी हमारी एसेट्स की डेफिनेशन। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हुए हैं एडवांस में। फॉर एग्जाम्पल, हमने पे कर दिया है अपना सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर दी है, या रेंट पे कर दिया है लैंडलॉर्ड को एडवांस में अगले 2 महीने का। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ऐसी वैल्यू जिसकी हमने पेमेंट कर दी हुई है और हमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, जो एम्प्लॉयज़ है हमारी या फिर जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो हमें बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए देगा 2 महीने के लिए अगले अपने बिजनेस पर्पस के लिए। और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ है अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म करेंगे। वर्क क्या परफॉर्म करेंगे, अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं हमारे, ये भी होते हैं हमारे एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिट बैठे हैं इस डेफिनेशन में। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुए, हमारे एसेट्स हुए। ठीक है, आई होप सो आपको एसेट्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको पे करने की, आउटसाइडर्स को पे करने की। अब यहाँ पे जो आउटसाइडर्स वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन जो है कंप्लीट होगी। एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है, किसको, आउटसाइडर्स को पे करने की। एग्जाम्पल, हमने लोन लिया है। ठीक है, लोन लिया है बैंक से, तो डेफिनेटली हमें पे भी करना है फ्यूचर में उसे। तो एक ऐसी वैल्यू जिसकी ऑब्लिगेशन है हम पे करने की, वो भी आउटसाइडर को, डेफिनेटली बैंक क्या हुआ हमारे लिए, आउटसाइडर हुआ। ठीक है, तो लोन क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी हुई हमारे बिजनेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं और उन्हें प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में आपको पे बैक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारे, ये हुए हमारे क्रेडिटर्स। ये क्या हुए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने फ्यूचर में पे बैक करना है, मतलब हमारे सप्लायर्स। ठीक है, तो ये भी क्या हुए, आउटसाइडर्स हुए। तो इसीलिए ये भी डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हुई, हमारी लायबिलिटी हुई कि हमने आउटसाइडर्स को पे बैक करना है, हमारे पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्ट्रिक्शन है पे बैक करने की। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कंसेप्ट आता है एक हमारा, वो आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। जिस तरह से हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस ऊपर हैं उसी तरह से यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। मान लो हमने रेंट जो है अपने लैंडलॉर्ड को पिछले 2 महीने का नहीं पे किया है। ठीक है, तो हमारे पे क्या हो गई है, वो क्लेम हो गया उसे पे बैक करने का फ्यूचर में। ठीक है, तो वो क्लेम हो गया डेफिनेटली उसे पे बैक करने का। ये क्या हो गया, हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 2 मंथ्स का लैंडलॉर्ड को पे करने का। लैंडलॉर्ड क्या है, हमारे लिए आउटसाइडर है। ठीक है, हम पे क्लेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है पे करने की फ्यूचर में। डेफिनेटली ये भी क्या हुई, हमारी
लाइबिलिटी हुई। ठीक है, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या हुए, हमारी लाइबिलिटी हुई। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ द लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें फिट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं पे की है सैलरी। ठीक है, तो हम पे क्लेम आ गया उन्हें पे बैक करने का। किसको, एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ के हमारे लिए आउटसाइडर्स है बिजनेस के लिए, तो हम पे ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन है उन्हें पे बैक करने की सैलरी की अमाउंट जो पिछले महीने उनको नहीं पे की। तो वो क्या हो गई, हम पे लाइबिलिटी हो गई। इसीलिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये क्या हुए हमारे, ये हुए हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, जिस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं हमारी क्या हैं, एसेट्स हैं, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए, हमारी लाइबिलिटी हुए। ठीक है, आई होप सो आपको एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल। अब समझते हैं कैपिटल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो दैट हमें समझ आए एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है। तो ये है हमारी कैपिटल की डेफिनेशन, एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है, जो हमारे पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है। इतनी डेफिनेशन तो ये लाइबिलिटी जैसी है, इसीलिए लाइबिलिटी साइड पे पोस्ट होती है हमारे बैलेंस शीट में। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट कैसे होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है ना, ये फॉर्मूला लगता है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ठीक है, और बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती है हमारी, इस साइड होते हैं हमारे सारे एसेट्स, इस साइड होती है लाइबिलिटी एंड कैपिटल। और ये कैपिटल इसी वजह से हमारी लाइबिलिटी साइड पे होती है क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लाइबिलिटी है। ठीक है, लेकिन किसको पे बैक करना है हमने, ये पे बैक करना है हमने ऑनर को। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमने ऑनर को पे बैक क्यों करना है, ऑनर तो हमारे बिजनेस का मालिक है, तो उसे पे बैक करने की जरूरत क्यों है, वो है हमारी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से। ठीक है, कि हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी एंटिटी है या हमारे एंटरप्राइज है, उसकी जो पहचान है हमारे ऑनर से डिफरेंट है। ऑनर में कम, ऑनर में गो, ऑनर में चेंज, ऑनर में डाई। द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस विल रिमेन डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, इसका मतलब ऑनर चाहे बिजनेस में कैश लेकर आए, चाहे वो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए गुड्स लेकर आए, चाहे वो गुड्स के साथ साथ कोई एसेट्स भी लेकर आए, या तीनों ही लेकर आए, हम पे हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन आ जाती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से ऑनर को पे बैक करने की, और उस ऑब्लिगेशन का नाम क्या है, कैपिटल। इसीलिए पोस्ट होती है हमारी लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि हम पे क्लेम है ऑनर को पे बैक करने का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है और ये बैलेंस शीट में अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से हमने प्रिपेयर करते हैं। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया है कि हमारी कैपिटल में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी क्या होता है। सिंस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसे समझने की, तो ये मैं यहाँ पर ही सिर्फ डेफिनेशंस का ही पोर्शन समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हैं वो होते हैं हमारे पीएनएल में शो, वो भी रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस कहाँ शो होते हैं, पीएनएल अकाउंट में। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो शो होते हैं हमारी बैलेंस शीट में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द कंसेप्ट जब कराए थे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तब समझाया था कि रेवेन्यू नेचर के सारे हमारे पीएनएल में शो होते हैं और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी बैलेंस शीट में शो होते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंसेस होते क्या है, एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमने पेमेंट कर दी हुई है। ठीक है, और उसकी जो है हम बेनिफिट अब ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दी है। ठीक है, सैलरी जो है हमने पे कर दी है, तो बेनिफिट क्या ले रहे हो, अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के लिए वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वेजेस पे कर दी अपने लेबरर्स को, वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, वर्क अलॉटेड के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमने पेमेंट कर दी हुई है, जिस वैल्यू की पेमेंट हमने कर दी है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो वेजेस है, चाहे वो हमारे कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो हमारे कोई भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे, वो क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी पेमेंट हम कर चुके हैं या इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे सैलरी पे की है तो डेफिनेटली वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इसी तरह से इनकम का, वो है हमारा कि इनकम क्या, इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। इनकम भी इसी तरह से रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। जो रेवेन्यू नेचर की इनकम्स होती हैं हमारी, वो होती है हमारे पीएनएल में शो, और जो भी कैपिटल नेचर की होती हैं वो होती है हमारी बैलेंस शीट में शो। इसका मतलब है जितनी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, चाहे वो हमारे एक्सपेंसेस है, चाहे वो हमारी इनकम है, वो कहाँ पर शो होंगी, वो होंगी हमारी पीएनएल में शो। इसी तरह से कैपिटल नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, वो कहाँ शो होंगे, वो होंगे हमारी बैलेंस शीट में शो। इनकम को हम रिसीट्स भी बोलते हैं।
ठीक है। तो एक्सपेंसेस या इनकम और रिसीट्स हमारी रेवेन्यू नेचर की होंगी, वो होंगी P&L में। इसी तरह से हमारी एक्सपेंसेस या फिर इनकम और ये जो रिसीट्स हैं कैपिटल नेचर की होंगी, वो होंगी हमारी बैलेंस शीट में। अब ये क्या है, एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए वर्क परफॉर्म करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी हमें पेमेंट मिली है या नहीं मिली है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन है वो वर्क परफॉर्म करने की। ठीक है, मान लो हमें कोई वर्क अलॉटेड है, ठीक है, उसके लिए हमें कमीशन रिसीव होगी। ठीक है, डेफिनेटली वो वर्क परफॉर्म करेंगे तभी वो कमीशन हमें रिसीव्ड होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क परफॉर्म करने की हम पे ऑब्लिगेशन है, तभी जो है पेमेंट हमें रिसीव होगी। एक ऐसी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें पेमेंट उसकी रिसीव हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन है, हम पे क्लेम है वो वर्क परफॉर्म करने का। ठीक है, जैसे कोई ट्यूशन फीस हमें मिलेगी, हम टीचर हैं तो हमें ट्यूशन फी मिलेगी, कब मिलेगी, जब हम वर्क परफॉर्म करेंगे। क्या वर्क परफॉर्म करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू पढ़ाएंगे, तभी हमें वो ट्यूशन फीस मिलेगी। ये क्या हमारी इनकम है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन या रिस्ट्रिक्शन या फिर हम पे क्लेम है वो वर्क परफॉर्म करने का। ठीक है, तो आई होप सो आपको अब एक्सपेंसेस और इनकम में भी डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस मैंने अभी तक आपको कराई हैं, आई होप सो आपको इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ समझ आई होंगी उनके मीनिंग्स। इन मीनिंग्स को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें पता चलेगा जो लेजर हम बना रहे हैं वो एक एसेट का बना रहे हैं, एक लायबिलिटी का बना रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट का बना रहे हैं, एक्सपेंसेस का बना रहे हैं, या इनकम या रिसीट्स का बना रहे हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वरना अगर आपको इन डेफिनेशंस का अकॉर्डिंग ही नहीं पता होगा, फिर आपको बेसिक रूल भी नहीं समझ आएंगे कि लेजर जो हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने 3 गोल्डन रूल्स पे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो 3 गोल्डन रूल्स हैं हमारे, वो पढ़ते हैं कि वो किस तरह से हमने यूज़ करने हैं अपने लेजर्स में। पहला रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये किस पे होता है, ये होता है हमारे पर्सनल अकाउंट्स पे यूज़। कौन से अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट पे यूज़। फॉर एग्जाम्पल राम का अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल श्याम का अकाउंट है। ठीक है, या फिर हमारे ये जो राम है ये मान लो हमारा डेटर है और ये श्याम है ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेफिनेटली एसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एसेट हुआ और लायबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लायबिलिटी हुई। ठीक है, अब इसके रूल को भी समझते हैं फर्दर। तो जब भी हमारा एसेट अकाउंट जो है वो इंक्रीज होगा, एसेट अकाउंट जब भी हमारा इंक्रीज होगा वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगी। ठीक है, इसी तरह से एसेट अकाउंट जब भी डिक्रीज होगा, मतलब डेटर का अकाउंट मान लो जब भी डिक्रीज होगा वो हमारा क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी लेजर अकाउंट में। इसी तरह से जब एक लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो वो होगी क्रेडिट साइड पे पोस्ट लेजर में, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो वो होगी हमारी डेबिट साइड पे पोस्ट लेजर में। ठीक है, इसीलिए पर्सनल जो अकाउंट है, अब हमें समझ आ रहा है कि डेटर्स जो है हमारे एसेट्स है, क्रेडिटर्स जो है हमारे लायबिलिटी हैं, और एसेट्स पे क्या रूल लगने हैं और लायबिलिटी पे क्या रूल लगने हैं। अब आपको अच्छे समझ आएगी अगर आपको डेफिनेशंस की अच्छे से क्लैरिटी है जो मैंने आपको पहले समझाई हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट का। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड पे भी चलते हैं। जो सेकंड रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। मान लो इसी तरह से क्या है, कोई भी हमारा अकाउंट है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कौन से अकाउंट पे यूज़ होते हैं, ये होते हैं रियल अकाउंट पे यूज़। कौन से अकाउंट्स पे, रियल अकाउंट पे। ठीक है, सॉरी ये जो होता है ये रूल होता है हमारे पर्सनल अकाउंट पे यूज़। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये होता है पर्सनल अकाउंट पे यूज़। और जो ऊपर वाला रूल हमने किया है वो होता है हमारे रियल अकाउंट पे यूज़। ठीक है, ये होता है हमारे रियल अकाउंट पे यूज़। तो यहाँ लिखते हैं ये होंगे हमारे रियल अकाउंट पे यूज़। ठीक है, और रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूल्स जो हैं, मतलब ये एसेट्स और लायबिलिटी वाला वो सेम होता है। ठीक है, मान लो अगर इसमें भी एक एसेट है, अगर वो इंक्रीज होगा तो वो होगा हमारा डेबिट। इसी तरह से अगर एसेट जो है डिक्रीज होगा वो होगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, और इसी तरह से अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी इसी पर्सनल अकाउंट्स में तो वो होगी क्रेडिट साइड पे पोस्ट हमारी लेजर में। और इसी तरह से अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज होगी तो वो होगी हमारी, डेफिनेटली ये इंक्रीज है। ठीक है, ये डिक्रीज ही है, तो अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी लेजर में, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, मतलब डेबिट साइड पे पोस्ट होगी हमारे लेजर में। ये जो पर्सनल रूल्स और हमारे रियल अकाउंट के जो रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल्स हैं, ये सेम चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डील करते हैं हमारे एसेट और लायबिलिटी से। ठीक है, ये सारे डील करते हैं हमारे एसेट और लायबिलिटी से, इसीलिए इसकी जो है
वो हमारी क्या चलती है, सेम चलती है। ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसका, जो रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं वो ले सकते हो अपना फर्नीचर का। जैसे फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट होता है, एक ऐसी वैल्यू जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, या मशीनरी बिजनेस के लिए जो यूज़ हो रही है। ठीक है, या फिर इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप यहाँ पर कोई भी हमारी लोन का जो हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, जो हमें पे करनी होती है। इसी तरह से पर्सनल अकाउंट में आप ले सकते हो डेटर्स का एग्जाम्पल, जैसे राम अकाउंट है कोई, और यहाँ पे ले सकते हो किसी भी क्रिएटर का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वो श्याम का अकाउंट है। ठीक है, तो वो क्या हुए, ये भी हमारी एसेट्स हुए और ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ हुई जो डील कर रही है इनके साथ, और इसी तरह से ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट किसके साथ डील कर रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी के साथ। ठीक है, आई होप सो आपको 2 गोल्डन रूल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे जो हमारे इसमें यूज़ होने एसेट्स और लाइबिलिटी में। अब यहाँ पे आता है कि हमने जो है पोस्टिंग जो लेजर्स में किस साइड करनी है। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कहाँ कहाँ करनी है। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस अगर इनके होंगे, जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे इनके, वो किस तरह से हमने शो करने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे को क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, मतलब डेबिट आ रहा है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो डेबिट आ रहा है, इसका मतलब है कि ओइंग फ्रॉम हिम, हमें उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, और अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब है ओइंग टू हिम, कि हमें उससे देने हैं पैसे, जो हैं वो देने हैं उसे, हम पे कर्जा है उसे प्रोवाइड करने का, या फिर हमने उससे लेने हैं, तो वो डेबिट आएगा। ठीक है, आई होप सो ये गोल्डन रूल्स भी आपको समझ आ गए होंगे 2, और ये भी समझ आ गए होंगे कि इनमें हमने क्लोजिंग जो है किस तरह से शो करना है। क्लोजिंग बैलेंसेस अगर डेबिट है तो ओइंग फ्रॉम हिम, और अगर हम क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस, तो फिर क्या होगा, ओइंग टू हिम। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट गोल्डन रूल पे। लास्ट गोल्डन रूल है हमारा, वो है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, और ये किस पे लगता है, ये लगता है हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट्स पे। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जितने भी हमारे पीएनएल में शो होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होते हैं जितने हमारे पीएनएल में रेवेन्यू आइटम्स जो शो होती हैं। ठीक है, जैसे सैलरी अकाउंट है, या फिर हमारा रेंट अकाउंट है, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, ये जो जितने भी होंगे ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ये रूल आता है। ठीक है, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमारी कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती है, इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंसिंग। क्यों, क्योंकि इससे हमें नेट प्रॉफिट या अपना नेट लॉस प्रिपेयर करना होता है। ये मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझाया था कि जितने भी नॉमिनल आइटम्स होती हैं, मतलब रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं, पीएनएल में शो होती हैं, वो हमें प्रोवाइड करती हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसलिए इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी है हमें। ठीक है, इसमें हमें बैलेंसिंग नहीं करनी है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है समझने की वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, और ये तो आपको समझ आ ही गया है कि लॉसेस को हमने डेबिट करना है या एक्सपेंसेस को हमने डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है हमने गेन्स और इनकम को। ठीक है, और इसके बाद जो है जब हमारे लेजर्स जो हैं प्रिपेयर हो जाते हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि जब भी हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, ऐसा कुछ लेजर होता है हमारा, ये होते हैं हमारे पर्टिकुलर्स। ठीक है, और ये होते हैं हमारी अमाउंट साइड, और ये होते हैं हमारे उस साइड के पर्टिकुलर्स, और ये होती है हमारी अमाउंट साइड। ठीक है, और यहाँ पे आता है जेएफ, जर्नल फोलियो। ठीक है, क्या आता है, जर्नल फोलियो। ये हमारा कोई भी लेजर अकाउंट है मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो जब भी हमारे लेजर अकाउंट में डेबिट हमने कुछ करना है, ये होगा डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड। जब भी डेबिट करेंगे तो वो 2 से रिकग्नाइज करेंगे, और अगर हमने क्रेडिट करना है तो यहाँ बाय लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब भी हमें डेबिट करना है तो वो करेंगे 2 से डिनोट, और जब भी हमें क्रेडिट करना है तो वो करेंगे हम बाय से डिनोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रिपेयर करने का हमें लेजर्स को। ठीक है, तो आई होप सो जितने भी रूल्स मैंने समझाए हैं लेजर्स को प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि जो लेजर्स होते हैं वो हमारे किस तरह से डिफरेंट होते हैं सब्सिडरी बुक्स से।
सब्सिडरी बुक से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। लेजर्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे फाइनल एंट्री पे बेस, और ये हमारी होती हैं प्राइमरी एंट्री पे बेस। जितने भी हमारी सब्सिडरी बुक्स बनती है, चाहे सेल्स की चाहे परचेजेस की, ये होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और ये होते हैं हमारे एनालिटिकली मतलब कि ये वन हेड के अंडर हमारी सारी कैश की आइटम्स जो है पोस्ट करेंगे। मान लो कैश अकाउंट का हमने लेजर प्रिपेयर किया, सारी कैश की आइटम्स जो हैं अंडर वन हेड होंगी। फिर उसके बाद यही होती है क्रोनोलॉजिकल, ये पर्टिकुलरली डेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे परचेजेस अकाउंट, इधर क्रेडिट परचेजेस भी होंगी, इधर सेल्स जो क्रेडिट परचेजेस हैं कैश परचेजेस भी होंगी, ठीक है। लेकिन कैश में सिर्फ कैश की आइटम्स के साथ ही डील किया जाएगा, इसलिए ये होती है हमारी एनालिटिकल और ये होती है हमारे क्रोनोलॉजिकल। और इसके थ्रू ये जो है हमारे लेजर्स, इसके थ्रू ही हम अपना ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेट तभी होगा जब हमारे लेजर्स जो है वो अच्छे से सही तरीके से प्रिपेयर होंगे। फिर हम ट्रायल बैलेंस से अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। इसलिए लेजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो होती है हमारी प्राइमरी एंट्री बेस, और ये होती है हमारी डेफिनेटली लेजर्स होती है हमारी फाइनल एंट्री पे, ठीक है। इससे हम बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है P&L अकाउंट या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, या फिर उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको सारे कंसेप्ट लॉजिकल रीजन के साथ ऐसे समझ आ गए होंगे जो हमारे लेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसे भी डिटेल में समझकर इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके वहाँ पर उसे भी सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा समझना और हमें लेजर्स का चैप्टर जो है ईजी लगेगा और हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है जो अभी हमें सॉल्व करना है। जितने भी हमने कंसेप्ट्स यूज़ किए हैं, लर्न किए हैं, समझे हैं, अब जितने भी अप्लाई होंगे यहाँ अप्लाई करके इसे हम लॉजिकली समझेंगे, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017 गुड्स सोल्ड फॉर कैश 20,000, मतलब ये क्या है, हमारी कैश सेल्स हैं, ठीक है। तो कहते हैं पास करो जर्नल एंट्री और पोस्ट करो इसे लेजर में, ठीक है। पहले आपको डिटेल में समझाती हूँ कि इसकी जो है किस तरह से हमने करना है। ये क्या है, हमारी कैश सेल्स हैं। तो अगर जर्नल एंट्री देखी जाए कैश सेल्स की क्या होगी, डेफिनेटली कैश क्या है, एक एसेट है, और सेल्स क्या है, ठीक है। सेल्स हमारी हैं डेफिनेटली ये रेवेन्यू आइटम है जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती हैं, है ना। ट्रेडिंग में डेफिनेटली ट्रेडिंग में शो होंगी क्योंकि ये हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम है और रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है। और सेल्स को हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम है हमारे बिजनेस के लिए। अब डायरेक्ट इनकम क्यों कहते हैं सेल्स को, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हमारी सेल होती है उन गुड्स की जिसमें हमारा बिजनेस जो है डेली बेसिस पे डील करता है, जिससे वो इनकम अर्न करता है एक्चुअली, इसलिए कहते हैं इसे डायरेक्ट इनकम। और ये पोस्ट होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब कैश सेल्स की हैं तो कैश क्या हुआ होगा, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ होगा। और सेल्स भी हमारी मतलब कि हमारी इनकम जो डायरेक्ट इनकम है, ये क्या है, डायरेक्ट इनकम, ये भी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी, है ना। तब देखते हैं इस पर क्या रूल अप्लाई होगा कि जर्नल एंट्री किस तरह से हमने करनी है। तो जर्नल एंट्री होगी, हमने क्या कहा है, मैंने आपको एसेट्स की डेफिनेशन में समझाया। एसेट एक ऐसी वैल्यू है जो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। या तो डेफिनेटली कैश क्या हुआ है, कैश हमारा एक एसेट है जो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे अपने बिजनेस की और हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या, हमारा एसेट हुआ। इसी तरह से सेल्स क्या है, ये हमारी रेवेन्यू आइटम है और ये हमारी इनकम है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है डायरेक्ट इनकम है और ये इंक्रीज हो रही है। तो एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला, ठीक है। अब 3 गोल्डन रूल समझ आ रहे क्यों इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये डेफिनेटली हमारा इन है, मतलब कि इसलिए हम करेंगे इसे डेबिट। या फिर अगर मैंने आपको बताया था जब भी हमारा एक एसेट जो है इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये लग रहा है कि हमारा कैश जो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डेफिनेटली सेल्स क्या होंगी, हमारी इनकम है, तो इस पर क्या रूल लगेगा, इस पर रूल लगेगा क्रेडिट वाला। इस पे कौन सा रूल लगेगा, 3rd गोल्डन रूल, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के लिए है, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के लिए है, मतलब कि जो हमारी सारी P&L की आइटम्स है, ट्रेडिंग एंड P&L की आइटम के लिए है, वो था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड
गेन्स, और सेल्स क्या है हमारी इनकम है, इसलिए ये क्या होगी हमारी, ये डेफिनेटली होगी क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, कितनी अमाउंट से है, 20,000 की अमाउंट से है। ठीक है, आई होप सबको समझ आई होगी अब कि जो 20,000 की आइटम की हमने जर्नल एंट्री जो है किस तरह से पास करनी है, वो हो रही है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वो है 20,000। ठीक है, सब हम चलते हैं इसके फाइनल सोल्यूशन पे कि हमने एग्जाम में इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। ये तो मैंने आपको प्रॉपर समझाया है कि किस तरह से रूल्स लगा के हमने इसको करना है। अब हम समझते हैं कि लेजर्स किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सो डेफिनेटली सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जर्नल एंट्री पास करो, तो यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या हुई हमारी, डेफिनेटली डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश जो है हमारे पास इन हैंड आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो डेफिनेटली सेल्स क्या है हमारी, सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली ये क्या हुई हमारी, ये हुई हमारी 20,000 की अमाउंट, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज़, यहाँ पे भी लिखेंगे रुपीज़। ये है हमारी 20,000 का डेबिट और 20,000 का ही क्रेडिट। ठीक है, एवरी डेबिट हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल क्रेडिट, है ना, इसलिए क्रेडिट, इसलिए ये जो जर्नल एंट्री है एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है हमारी नरेशन होगी कैश सेल्स। ये क्या है, कैश सेल्स डन ऑन 1 अप्रैल, क्या पर्टिकुलर डेट थी वो लिख देंगे, ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, 2017, तो ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है हमारा जो हमने करना है कि अब हमने इसको पोस्ट करना है अपने लेजर्स में। ठीक है, सो सेकंड क्या है हमारा, उन्होंने कहा है कि लेजर्स बनाओ, है ना, इसके ही लेजर्स बनाओ। तो पहला लेजर हमारा कौन सा बनेगा, हमारा बनेगा कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का लेजर जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेफिनेटली इधर आएगी हमारी डेट, इधर आएगी हमारी पर्टिकुलर्स, फिर उधर आएगा हमारा डेफिनेटली ये आएगा जर्नल फोलियो, क्योंकि फाइनल एंट्री होती है ये कहाँ से पोस्ट करते हैं हम अपनी सब्सिडरी बुक से, तो इसे लिखते हैं जर्नल फोलियो से कौन से नंबर की एंट्री हम पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, और ये होती है रुपीज़ में। सो ये होगी हमारी डेबिट साइड की। अब चलते हैं अपनी क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे भी इसी तरह पहले डेट, फिर उसके बाद यहाँ पोस्ट करेंगे हम अपने पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद जर्नल फोलियो, और ये होगी हमारी अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट साइड का अमाउंट, वो भी रुपीज़ में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कैश क्या है हमारा, डेफिनेटली ये हमारा एसेट है। तो एसेट के लिए क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा रूल लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी मैंने आपको समझाया था एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो होगी हमारी डेबिट साइड पे पोस्ट, और एसेट अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो होगी हमारी क्रेडिट साइड पे पोस्ट। यहाँ क्या हो रहा है, एसेट डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे पोस्ट होगी, वो होगी हमारी डेबिट साइड पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2017 की एंट्री है और हमारी डेबिट साइड पे पोस्ट होगी, क्योंकि वो हो रही है हमारी इंक्रीज, हमारा कैश किसके कारण हो रहा है, सेल्स के कारण, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स। अब मैंने आपको समझाया था जब भी हमें डेबिट साइड पे पोस्ट करना है तो किस तरह से डिनोट करना है, 2 से, और अगर क्रेडिट से पोस्ट करना है तो 22 से, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, कितनी अमाउंट है, 20,000 की अमाउंट है हमारी टू सेल्स की। ठीक है, सो आई होप सो आपको जो फर्स्ट लेजर हमने प्रिपेयर किया है कैश अकाउंट का ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमने किसका लेजर प्रिपेयर करना है, 2 एंट्रीज, 2 पे इफेक्ट हो रहा है इस एंट्री का, तो डेफिनेटली एक हमने कैश का जो है प्रिपेयर कर दिया है, एक हमने प्रिपेयर करना है अपना सेल्स का। तो चलिए अब सेल्स का जो है प्रिपेयर करते हैं, वो है हमारा सेकेंड लेजर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो है और लेजर इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे डेफिनेटली। ये होगी हमारी डेट साइड, यहाँ लिखेंगे डेट, ये होगी हमारी पर्टिकुलर्स। ठीक है, और ये होगा हमारा जर्नल फोलियो, ये होगी हमारी अमाउंट। ठीक है, और इसी तरह से ये क्या हुई, ये हुई हमारी
डेबिट साइड, हम बनाएंगे अब अपनी क्रेडिट साइड। तो ये होगी हमारी डेट, इधर होगा हमारे पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड के, और इधर होंगे हमारे जर्नल फोलियो क्रेडिट साइड का, और ये होगी हमारी अमाउंट क्रेडिट साइड की। अमाउंट होगी रुपीज़ में और ये भी होगी हमारी रुपीज़ में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ सेल्स अकाउंट जो है वो क्या है। सेल्स अकाउंट ये जो सेकेंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्स अकाउंट, ये है हमारा डेफिनेटली एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट है मतलब कि ये होता है हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, इसको कह सकते हैं ये हमारी डायरेक्ट इनकम है बिजनेस की, जिसको सेल करके हम लोग जो है इनकम जनरेट करते हैं अपने गुड्स को जिसमें हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब है जितनी भी इनकम्स होंगी हमारी वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। तो सेल्स क्या है हमारी, डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये हमारा है डायरेक्ट इनकम का अकाउंट, है ना, डायरेक्ट इनकम का अकाउंट है। तो इसके हम किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, वो करनी है हमने क्रेडिट साइड पे, मतलब ये वाली साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स में, ये हमारी जो है कैश के कारण, मतलब कैश इंक्रीज होने के कारण हमारा सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, हमें पर्टिकुलर्स में लिख देंगे कैश। और मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमारी क्रेडिट हो रही होती है वो होती है बाय, वो डिनोट होती है बाय से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, और डेट है हमारी 1/4/2017, मतलब 1 अप्रैल 2017। तो ये हमारी कितनी अमाउंट से है, ये हमारी है 20,000 की अमाउंट से। तो ये होगी हमारी एंट्री जो हमें क्वेश्चन में डेफिनेटली लिख करनी थी। और उसके बाद हमने प्रिपेयर किए हैं अपने लेजर्स, जो हमारा एक हुआ है एंट्री के थ्रू हमारे 2 अकाउंट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, एक हुआ हमारा कैश का, एक हुआ हमारा सेल्स का। तो इसलिए हमने बनाया पहले कैश अकाउंट लेजर में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रिपेयर किया है अपना सेल्स अकाउंट, और फिर हमने पोस्टिंग की है रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने कंसेप्ट्स में समझे हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ अच्छी तरह समझ आया होगा कि किस तरह से हमने पहले अपना जर्नल एंट्री जो है पास की है। ये फाइनल आंसर है क्योंकि पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो जर्नल एंट्री जो हमने पास की है वो कैश अकाउंट टू सेल्स है, और इसका मैंने लॉजिकल रीज़न आपको प्रोवाइड कर दिया कि कैश हमारा डेबिट क्यों हो रहा है और सेल्स हमारी क्रेडिट क्यों हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि लेजर प्रिपेयर करो, तो हमने लेजर भी प्रिपेयर किया है। पहले हमने डेफिनेटली ये जो ट्रांजेक्शन है ये 2 लेजर्स प्रिपेयर होंगे इससे, एक होगा हमारा कैश का, तो हमने पहले कैश प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये डेबिट होगा, मतलब 2 सेल्स से वो 20,000 के अमाउंट से। ये भी लॉजिकली समझाए कि डेबिट क्यों हो रहा है। ठीक है, और 2 जो है जब भी डेबिट होगा तो 2 से डिनोट होगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने सेल्स अकाउंट प्रिपेयर किया। ठीक है, जो एंट्री का सेकेंड पार्ट था। सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद फिर मैंने आपको बताया ये क्रेडिट होगा, और उसका भी लॉजिकल रीजन दिया है कि क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये बाय से डिनोट होगा। मैंने आपको समझाया जब भी क्रेडिट होता है तो वो बाय से डिनोट होता है, और वो भी कितनी 20,000 के अमाउंट से। ठीक है, सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ समझने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप इसका प्रीव्यू देख लो। ये हमारी जर्नल एंट्री है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और ये जो हमारे हैं लेजर्स हैं ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया फिनिश, और बाकी के जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, 1 बाय 1 करके लॉजिकल रीजन के साथ समझेंगे, सो दैट हमें इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे और हमारे सारे डाउट जो हैं वो खत्म हो जाएं, और इसी तरह से हमारा लेजर्स का चैप्टर जो है हमें समझ आए अच्छे से लॉजिकल रीजन के साथ। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, इससे क्या होगा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट नहीं समझाऊंगी, सिर्फ जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वही समझाऊंगी, फिर हम अपना क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू किया करेंगे। ठीक है, आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए, और बाकी के इसी चैप्टर के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे 1 बाय 1 करके इसी तरह से। थैंक यू। तो क्वेश्चन कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ MS Mahipal Bros in proper subsidiary books, post them into ledger and take out the ट्रायल बैलेंस। मतलब पहले हमने सब्सिडरी बुक्स बनानी है, फिर उसके बाद हमने लेजर्स प्रिपेयर करने हैं, और फिर मैंने आपको बताया था लेजर्स के बाद हम प्रिपेयर करते होते हैं अपना ट्रायल बैलेंस, मतलब लेजर्स ही हेल्प करते हैं हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में। तो वो कहते हैं ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करो इन लेजर्स के बाद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को
पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करने का मतलब इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पता चलेगा कि कौन कौन से लेजर, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक को एक एंट्री, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है, जितनी भी ये गिवन है, ये इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं इसकी। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी Jan 1, 2017 की। ठीक है, तो वो क्या है हमारी, वो है हमारी कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2 लाख, मतलब ऑनर जो है 2 लाख रुपए लाया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब ये क्या एंट्री होगी, डेफिनेटली इसमें कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है, एक तो हमारी हो रही है कैश और दूसरा हो रहा है हमारा कैपिटल। कैपिटल का एक ऐसी वैल्यू जो हमने पे करनी है फ्यूचर में अपने ऑनर को जिसने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से, तो ये लाइबिलिटी हो गई है। कैश क्या है, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। सो जो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी, ये जर्नल एंट्रीज हैं, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी हमारी, डेफिनेटली वो होगी हमारी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लग रहा है। ठीक है, 3 गोल्डन रूल्स इसलिए मैंने आपको भी समझाए हैं सो दैट आपको समझ आए कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से इफेक्ट हो रही हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल हमारी डेफिनेटली एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमारे बिजनेस पे इंक्रीज हो रही है, तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो क्या होती है, वो डेफिनेटली होती है हमारी क्रेडिट, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई होगी एंट्री हमने किस तरह से पास की है। तो ये होगी हमारी 2 लाख की। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 लाख रुपीस। ठीक है, ये है हमारी बीइंग कैपिटल बॉट बाय द ऑनर, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग या फिर कैश बॉट बाय द ऑनर। ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारी, वो कहती है डिपॉजिटेड इनटू यूटीआई बैंक ₹1,75,000। डिपॉजिट किया है, डेफिनेटली कैश किया होगा, मतलब कैश इन हैंड हमारा कम हो गया है। सो यहाँ पर कौन कौन सी इफेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे एक कैश हो रहा है और दूसरा बैंक हो रहा है। सो डेफिनेटली कैश डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट है वो हमारा। ठीक है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं उसे, डेफिनेटली उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। इंक्रीज क्या हो रहा है हमारा, बैंक अकाउंट, तो बैंक लिख देंगे बैंक अकाउंट यहाँ पे। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बैंक भी क्या है हमारा एसेट, तो यहाँ पे क्या रूल लगा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश पे लगा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे इन हैंड से कैश जा रहा है कहाँ, बैंक में, सो डेफिनेटली बैंक इंक्रीज हो रहा है किस अमाउंट से, 1,75,000 से। ठीक है, आई होप सो ये ट्रांजेक्शन भी आपको समझ आई होगी कि इसकी हमने जर्नल एंट्री जो है किस तरह से पास की है। बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, ये हमारी नरेशन होगी। ठीक है, इनटू यूटीआई बैंक। ठीक है, ये हमारी नरेशन होगी। अब चलते हैं अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन पे, उसे भी समझते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कंसेप्ट समझने क्यों ज़रूरी थे, क्यों रूल समझने ज़रूरी थे, कि हमारे जो है सिंप्लीफाई हो जाए, हमारे लिए ईजी हो जाए ये क्वेश्चन करना। सो ये हमारी 1 जैन को हुई है, ये 2 जैन को हुई है, तो यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं कि ये हमारी Jan 1 को है। ठीक है, Jan 1 को हुई है एंट्री, और ये जो है Jan 2 को है। ठीक है, तो यहाँ पे Jan 2 लिख देंगे, जहाँ पे हमने 2 लिखा है वहाँ पर लिख देंगे Jan 2 को ये वाली एंट्री पास हुई है। ठीक है, इससे हमारी लेजर्स बनाने, सब्सिडरी बुक्स बनाने इजी हो जाएंगे एंट्रीज पास करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है डिपॉजिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप फॉर 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पहले देखते हैं, यहाँ समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर समझते हैं कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला इसका इफेक्ट कैसे शो करेंगे। हमने परचेजेस किए हैं दिलीप से, ठीक है, नाम गिवन है हमें, इसका मतलब ये क्या होंगे हमारी, ये होंगी क्रेडिट परचेजेस। अगर कैश परचेजेस होती तो साफ लिखा होता है कि कैश परचेजेस की हैं। ठीक है, तो क्रेडिट परचेजेस हैं, डेफिनेटली हमने उसे प्रॉमिस किया होगा कि आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो प्रॉमिस किया है, ये क्या हुई हमारी लाइबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी ये क्या है हमारी लाइबिलिटी, और इस लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स। इसका मतलब जो दिलीप हैं वो क्या है हमारे, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट किस तरह से होगा। तो 40,000 के हमने गुड्स उससे परचेज किए हैं, डेफिनेटली उसने हमें 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000 रुपीज़, है ना। तो इसका मतलब है हमें गुड्स कितने के मिले हैं, 40,000 माइनस 8,000, एक्चुअली हमें गुड्स मिले हैं ₹32,000 के उससे, है ना,
कि डिस्काउंट है। अब ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कई क्वेश्चंस में जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कहीं पर भी शो नहीं होता है, सिवाय सब्सिडरी बुक्स में हम शो करते हैं उसे कि ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है, लेकिन ना ही वो लेजर्स में पोस्ट होता है कहीं पर, ना ही वो हमारे ट्रायल बैलेंस में, ना ही किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? डेफिनेटली ये जर्नल एंट्री में भी नहीं शो होता है, तो इसकी एंट्री हमारी क्या पास होगी? अब वो देखते हैं। ठीक है, 32,000 की होगी सिर्फ, तो उसकी एंट्री होगी हमारी Jan 4 को, है ना, तो Jan 4 लिखेंगे, हमने की है दिलीप से क्रेडिट परचेजेस। ठीक, कितने की? 32,000 की आफ्टर डिस्काउंट, मतलब 8,000 का डिस्काउंट मिलने के बाद 40,000 पे हमने 32,000 की उससे परचेजेस की हैं। तो यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट। ठीक है, टू दिलीप अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट क्या है? ये हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल लगता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला। ठीक है, इसलिए हमने परचेजेस अकाउंट को क्या किया है? डेबिट किया है। आई होप सबको समझ आ गई होगी। और दिलीप क्या है? डेफिनेटली हम क्या कहते हैं? क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसको हमने प्रोवाइड करने हैं पैसे, हम इसको देनदार है इसके, मतलब हमने इसको प्रोवाइड करने हैं पैसे, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से? 32,000 के अमाउंट से, तो यहाँ लिखेंगे 32,000 की। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको कोई समझ आ गया होगा कि एंट्री हमने किस तरह से पास करनी है। यहाँ पर हमने रूल लगाया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये हमारे एक्सपेंसेस ही होते हैं। परचेजेस हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो होते हैं, है ना। और ये जो दिलीप है ये हमारा क्रेडिटर है। जब भी हम पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या होती है? वो डेफिनेटली हमारी क्रेडिट होती है। सो ये हमारे पे लायबिलिटी यानी फ्यूचर में पे बैक करना है 32,000, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, इसीलिए ये क्रेडिट होगी। या फिर क्रेडिट द गिवर, हमने इनको प्रोवाइड करने हैं पैसे, इसलिए हमने रूल लगाया क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर जो हम अपनी अगली एंट्री पास करेंगे उसका समझते हैं, उसका इफेक्ट कहाँ पर शो होगा। ये है Jan 6 को, गेव अ चेक टू दिलीप फॉर ₹16,800 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। ठीक है, चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं जो 6 Jan की है। ठीक है, इसमें दो एंट्रीज पास होंगी। पहली होगी हमारी जो हमने चेक दिया है 16,800 का, और जो उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है 200 का, मतलब उसने 200 का डिस्काउंट अलाउ किया है, डेफिनेटली हमने डिस्काउंट जो है रिसीव किया होगा। तो इसकी दो एंट्रीज होंगी Jan 6 की, वो पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Jan 6 हमने कितना प्रोवाइड किया है? दिलीप क्या है? हमारा क्रेडिटर है, उसको हमने प्रोवाइड कर दिए 16,800 रुपीज़। तो डेफिनेटली लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई है, क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो गए हैं। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिलीप अकाउंट डेबिट टू, चेक प्रोवाइड किया है उससे, तो टू बैंक, डेफिनेटली बैंक अकाउंट से हमारा चेक भी ड्रॉ हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा बैंक अकाउंट मतलब एसेट जो डिक्रीज हो गया, जब ऐसे डिक्रीज होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे कि ऐसे डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, कितने अमाउंट से? 16,800 के अमाउंट से। ठीक है, 16,800 के अमाउंट से। और सेकेंड एंट्री यहाँ पे हमारी पास होगी, उसने हमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, मतलब हमने डिस्काउंट जो है वो रिसीव किया है ना। तो डिस्काउंट रिसीव किया है तो वो क्या हुई? हमारी इनकम हुई। कौन सी नेचर की इनकम हुई? वो हमारी Jan 6 की ही एंट्री है जो डिस्काउंट रिसीव किया है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि बीइंग, इसकी नरेशन पास कर देते हैं। नरेशन है हमारी बीइंग चेक पेड टू दिलीप। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है कि हमने Jan 6 को ही हमें एक डिस्काउंट रिसीव हुआ है, किससे? दिलीप से। कितने अमाउंट का? 200 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? हमारा डिस्काउंट रिसीव होता है हमारा डेफिनेटली वो होती है रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है ना। तो रेवेन्यू नेचर की इनकम पे कौन सा? नॉमिनल अकाउंट वाला हमारा रूल लगेगा। क्या वो लगेगा? हमारा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, क्रेडिट करो सारे इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट करना है, सो डेफिनेटली इसको अब इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं। ठीक है, हम क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड को, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हम कर देंगे क्रेडिट। ऊपर हम यहाँ लिखेंगे डेबिट करेंगे दिलीप को, क्योंकि दिलीप ने हमें प्रोवाइड किया है, डेफिनेटली डेबिट द गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। या फिर यहाँ पे रूल लगेगा कि हमारा जो है
दिलीप का अकाउंट जो है ये हमारे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, वो डेफिनेटली डेबिट होती है, तो इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिलीप का अकाउंट दिलीप ने हमें प्रोवाइड किया है, सो डेफिनेटली दिलीप अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितनी अमाउंट से, 200 की अमाउंट से। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिलीप। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जो हुई है 8 जन को। गुड्स ब्रॉट फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 14,000, तो ये है हमारी कैश परचेजेस। ठीक है, ये हमारी क्या है, साफ दिया हुआ है कि कैश से हमने खरीदे नीलेश से 14,000 के, तो यहाँ पे नीलेश का कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी कैश परचेजेस हुई हैं, तो जब कैश परचेजेस होती हैं तो डेफिनेटली हमने पेमेंट की होगी कैश में 14,000 की। ठीक है, तो कैश क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। जब कैश कम हो गया होगा तो कैश क्या है हमारा, कैश एक हमारा एसेट है, मतलब एसेट डिक्रीज हो गया। तो एसेट क्या होगा, जब डिक्रीज होता है क्रेडिट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे हाथ से कैश जा रहा है लेकिन हमारे पास क्या आ रही हैं, डेफिनेटली हमारे पास गुड्स आ रहे हैं। गुड्स क्या है, हमारे परचेजेस हैं। ठीक है, तो 14,000 का जो एंट्री पास करेंगे यहाँ पे जैन 8 में, वो पास करेंगे डेफिनेटली परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश का मैंने आपको समझा दिया क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक है, और परचेजेस अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर रूल कौन सा लगा है हमारा, यहाँ पे रूल लगा है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमारे डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट में शो होते हैं। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट हो रहा है। और ये जो है टू कैश, डेफिनेटली हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से, 14,000 के अमाउंट से हमने परचेजेस की हैं, कैश परचेजेस नीलेश से। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नीलेश, ठीक है, फ्रॉम नीलेश ऑन कैश, ठीक है, 14,000। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, और उसे भी एंट्री के थ्रू समझते हैं। ठीक है, 10th जैन को एक्सेप्टेड अ बिल एट 2 months फॉर 15,000 ड्रॉन बाय दिलीप। दिलीप क्या है, हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने अमाउंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो उसने हमें 15,000 का हमने ड्रॉ किया है, दिलीप ने 15,000 का एक बिल, ठीक है, और हमने वो एक्सेप्ट किया है। तो चलिए इसकी एंट्री भी समझते हैं। तो ये क्रेडिटर है, मतलब ये क्या हुआ, हमारा बिल पेएबल हुआ है ना, हमने इसको पे किया है। सो डेफिनेटली इसकी एंट्री क्या होगी, हमारी दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। बिल पेएबल भी क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स ही होते हैं। सो डेफिनेटली एक हमारी ट्रांजेक्शन जो है, जो हमने पास करी है जैन 10 को, जो बिल हमने डेफिनेटली उसको पेएबल है, वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है हम भी उसको क्या करते हैं, डेफिनेटली हम उसे क्रेडिट करते हैं। और एक लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है बिल। सो डेफिनेटली दिलीप अकाउंट जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है 15,000 से, एक लाइबिलिटी कम हो रही है 15,000 से, और एक हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 15,000 से जो हमने एक्सेप्ट किया है बिल। ठीक है, तो बिल पेएबल। आई होप सबको समझ आ गई होगी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, ये लाइबिलिटी है क्योंकि हमारी क्रेडिटर्स डिक्रीज होती है, ये होती है हमारी डेबिट, और एक ये भी लाइबिलिटी है, तो ये भी जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो होगी क्रेडिट। ठीक है, तो इसीलिए ये क्रेडिट हो रही है और वो डेबिट हो रही है। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ पर आएगी हमारी 15,000 की अमाउंट जो हमने एक्सेप्ट किया है दिलीप से। ठीक है, और दिलीप से एक्सेप्ट किया मतलब उसे पे करना है, सो डेफिनेटली उसका अकाउंट जो है कम हो गया है, और बिल पेएबल अकाउंट जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। एक्सेप्टेंस गिवन टू बिल ड्रॉन बाय दिलीप, यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू बिल ड्रॉन बाय दिलीप। ठीक है, आई होप सो ये भी समझ आ गई होगी, ड्रॉन बाय दिलीप।
सो ये एंट्री भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जो बिल हमने एक्सेप्ट किया है, और डेफिनेटली बिल एक्सेप्ट किया तो उसे पे करना है दिलीप को, तो दिलीप की लायबिलिटी हम पे कम हो गई है कि हमने उसको पे अब 15,000 2 महीने के अंदर अंदर कर देना है। सो डेफिनेटली हम पे दिलीप जो है हमारा क्रेडिटर है, डेफिनेटली वो हमारे पे भी लायबिलिटी है, तो वो हो गई है कम। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या पास होगी। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश 75,000। ये क्या है, हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं सुरेश से, तो डेफिनेटली उसे प्रॉमिस किया होगा कि फ्यूचर में आपको पे बैक करेंगे, तो हम पे लायबिलिटी है उसे पे बैक करने की, वो भी आउटसाइडर को, किसको, सुरेश को, जो हमारा क्रेडिटर है ना, जो हमारा क्रेडिटर है सुरेश। तो डेफिनेटली हमने गुड्स परचेज तो किए, हमारा स्टॉक तो इंक्रीज हुआ है डेफिनेटली, किससे, 75,000 से। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री क्या पास होगी, ये किस पर्टिकुलर डेट की है पहले वो देख लेते हैं। ये है हमारी 11 जैन की, तो यहाँ लिखेंगे हम जैन 11 जो हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं सुरेश से। डेफिनेटली हम पे लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, वो होती है हमारी क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू सुरेश जो हमारी लायबिलिटी है हम पे, और हमने क्या किए, परचेजेस किए, तो परचेजेस अकाउंट क्या करेंगे, डेफिनेटली वो करेंगे हम डेबिट। और इसका रीज़न ये है कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और हमारा रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए ये क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं। और सुरेश अकाउंट क्या है, सुरेश हमारे लायबिलिटी है हम पे, ठीक है, क्रेडिटर है, तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 75,000 की अमाउंट से हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 75,000, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे, सुरेश से, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश, ठीक है। आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है ट्रांजेक्शन, अब उसे समझते हैं, ठीक है। वो है हमारी 13 जैन की, पेड टू सुरेश अ चेक ऑफ 58,800 आफ्टर रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि ये 13 जैन की एंट्री हमने किस तरह से पास करनी है, ठीक है। पहले तो हमने सुरेश को पे किया है डेफिनेटली कितना, 58,800, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 2%। तो 2% क्या हुआ इसका देखते हैं, समझते हैं पहले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है 58,800 ये हमें डिस्काउंट के बाद की अमाउंट दी गई है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि इसकी हमने किस तरह से यहाँ पर शो करना है, क्या अमाउंट है हमारी डिस्काउंट की, ठीक है। तो पहले उसे लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ इसे, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने उससे अमाउंट प्रोवाइड की है 58,800 की, ठीक है। और इस पर हमें आफ्टर डिस्काउंट है, ये जो अमाउंट है ना ये है आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट कितनी अमाउंट का डिस्काउंट है, 2% का, मतलब ये जो है 58,800 98% ऑफ अमाउंट है। तो यहाँ लिखेंगे 58,800 जो है वो 98% ऑफ अमाउंट है, तो हमारी 100% कितनी होगी, जब हम इसे 58,800 को 98% के साथ डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 60,000 की अमाउंट, ठीक है। मतलब टोटल अमाउंट हमें 60,000 उसे प्रोवाइड करनी थी, लेकिन उसने हमें 2% का डिस्काउंट दिया है, तब हमने ये अमाउंट उसे प्रोवाइड की है। मतलब 60,000 माइनस 58,800 जब करेंगे तो वो कितना आएगा, 1200, है ना, वो कितना आएगा हमारा, 1200 आएगा। तो इसका मतलब है हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है, 1200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। इसकी हम 2 एंट्रीज पास करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एंट्री पास होगी। एक तो हमारी 58,800 से होगी, एक होगी हमारी 1200 से जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भी पास करते हैं एंट्री के थ्रू और समझते हैं कि क्या एंट्री पास होगी, ठीक है। सुरेश क्या है हमारा, डेफिनेटली वो हमारा है क्रेडिटर, तो ये है हमारी जैन 13 की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जैन 13 हमने उसे प्रोवाइड किए हैं कितने पैसे, 58,800 का चेक प्रोवाइड किया है ना। तो चेक आई थिंक सो चेक ही है ना, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि हमने उसे, हाँ चेक प्रोवाइड किया है 58,800 का आफ्टर डिस्काउंट। तो यहाँ लिखेंगे कि डेफिनेटली हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो बैंक अकाउंट क्या होता है, हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे रूल लगा सकते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और सुरेश को प्रोवाइड किया तो डेफिनेटली यहाँ लिखेंगे सुरेश, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर है ये, सो डेफिनेटली इसको डेबिट करेंगे। या फिर हमारी लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसे हम करते हैं
डेबिट, है ना। तो इसीलिए ये लाइबिलिटी है हम पे डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। कितने अमाउंट से, 58,800 के अमाउंट से हमने इसको डेबिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने आपको बताया 1200 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और वो मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम बीइंग अमाउंट पेड टू सुरेश बाय चेक। ठीक है, तो ये हो गई नरेशन इसकी। नेक्स्ट है हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, कितनी, 1200 का, है ना। तो 1200 का जब डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे, ये भी हमारी होगी Jan 13 की। ठीक है, जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, सबसे पहले तो डिस्काउंट रिसीव क्या है, वो हमारी इनकम है। तो इनकम पे क्या रूल लगता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, पीएनएल की आइटम है, सो डेफिनेटली नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से, 1200 के अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। किसने प्रोवाइड किया, डेफिनेटली सुरेश ने। तो सुरेश के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने उससे रिसीव किया है, तो इसीलिए हमारी लाइबिलिटी जो है उतने से कम हो गई है। सो उसे हम डेबिट कर देंगे कितने अमाउंट से, 1200 के अमाउंट से। ठीक है, कि हम पे अब लाइबिलिटी नहीं है उसे 1200 पे करने की भी और 58,800 पे करने की भी, क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया, तो लाइबिलिटी भी हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, बीइंग डिस्काउंट ऑफ 2% received from सुरेश। ठीक है, तो ये एंट्री होगी हमारी 13 जैन के पास। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे, जो हमने पास करनी है 15 जैन को। तो 15 जैन की है कैश सेल्स मेड टू ज्योति प्रसाद 8000। ये क्या है, कैश सेल्स हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली नेम का कोई कंसिडरेशन नहीं है, नेम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी कैश सेल्स है। डेफिनेटली कैश सेल्स का मतलब है कि इन हैंड हमारे पास कैश आया होगा, हमारी जो है मतलब एसेट जो है, कैश जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। कौन सा रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे लिखते हैं 15 जैन, तो हमें 8000 रिसीव हुआ है ना। तो जैन 15 और 8000 हमें रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताओ, मैंने सेल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है। सेल्स क्या है हमारी, सेल्स हमारी डेफिनेटली ये हमारी डायरेक्ट इनकम है। ये क्या है, हमारी डायरेक्ट इनकम है। क्यों, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा, कौन सा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं सेल्स को। कितने अमाउंट से है, ये है हमारी 8000 के अमाउंट से। तो यहाँ लिख देंगे 8000 के अमाउंट से हमने कैश सेल्स की हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या नरेशन आएगी, बीइंग कैश सेल्स डन टू ज्योति प्रसाद। ठीक है, ये होगी हमारी नरेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे और उसे भी समझते हैं एंट्री के थ्रू। एंट्रीज पास कर इसीलिए रहे हैं हम, सो दैट हमारे लेजर्स और सब्सिडरी बुक जो है इजी हो जाए हमें प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सो ये है हमारी 16 जैन की सोल्ड गुड्स टू महिंदर फॉर 20,000। नाम दिया है और लिखा नहीं है कि कैश है, सो डेफिनेटली ये क्या हुई, हमारी क्रेडिट सेल्स हुई। एसेट्स क्या होते हैं, कैसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में पेमेंट रिसीव होगी हमें उम्मीद है। सो डेफिनेटली इस एसेट का नाम क्या हुआ, डेटर्स। तो ये डेटर्स है हमारे, महिंदर हमारा क्या है, डेटर है, जिसने हमें 20,000 प्रोवाइड करने फ्यूचर में और हमें उम्मीद है ये पे करेगा हमें। सो सोल्ड गुड्स टू महिंदर फॉर 20,000। ठीक है, तो ये हमारा डेटर हुआ, हमारी एसेट हुए। मतलब जब एसेट इंक्रीज होते हैं, ये हमारी Jan 16 की है। ठीक है, Jan 16 की है। जब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो महिंदर अकाउंट ये हमारा डेटर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेटर है, डेबिट टू सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स का भी वही रीज़न है कि डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, इसीलिए हम क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल लगा के यहाँ पर इसे डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी अमाउंट की है पहले वो देख लेते हैं। वो हमने की है डेफिनेटली 20,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 की अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 की अमाउंट। ये हो गई हमारी ये वाली एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सेल्स
डन टू मोहिंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सेल्स डन टू मोहिंदर। तो यहाँ पर ये हमारी नरेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, अब वो समझते हैं ट्रांजैक्शन के थ्रू कि क्या होगी। वो है 17 जैन की। गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहिंदर 1500। कोई डिफेक्ट हो गया होगा या उन्हें नहीं चाहिए होगा तो उन्हें 1500 के जो हैं हमें गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। तो ये क्या हुई, हमारी सेल्स रिटर्न हुई, मतलब इनकम होते होते रह गई। इनकम हमारी डेफिनेटली हमारे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो महिंदर का अकाउंट हमारा 1500 से डेटर्स जो है कम होगी कि हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं हमारे 1500 से, जो महिंदर का अकाउंट है वो डिक्रीज हो गया है जैन 17 को सेल्स रिटर्न की वजह से। तो जब हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। महिंदर हमारा डेटर है और वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने रिटर्न कर दिए हैं हमें 1500 के गुड्स, तो वो हो गया है इसीलिए हमारा क्रेडिट, ठीक है। और डेफिनेटली सेल्स रिटर्न जो है हमारे लिए, सेल्स अगर हमारी इनकम है तो सेल्स रिटर्न जो है हमारे लिए इनकम नहीं है, ठीक है। हमारी इनकम जनरेट नहीं हुई तो डेफिनेटली यहाँ पे रूल लगेगा डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। लॉस हो गया डेफिनेटली हमें कि हमारी जो है सेल्स वापस आ गई हैं, सो डेफिनेटली ये हो जाएगा 1500 से डेबिट, ठीक है। बीइंग, तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स रिटर्न डन बाय मोहिंदर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंट्री 17 जैन की। आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि सेल रिटर्न हमारे लॉसेज हैं, सो डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट हो रहे हैं। और महिंद्रा हमारा डेटर है वो डिक्रीज हो रहा है कि हमें 1500 नहीं पे करेगा क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया है। सो हमारे जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री पे। आई होप सो आपको सारी ट्रांजेक्शन अब समझ आ रही होंगी कि किस तरह से हमने इसकी एंट्री जो है पास करनी है। अब चलते हैं अपने 18 जैन की। रिसीव्ड फ्रॉम महिंदर 7900 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 1.25%, मतलब डिस्काउंट अलाउ करने के बाद हमने 7900 की उसे रिसीव किया है, ठीक है। चलिए इसको भी पहले यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेशन समझ आएगी तभी हमारा जो है हम फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने डेफिनेटली आफ्टर डिस्काउंट उससे रिसीव किए हैं, उसे प्रोवाइड किया कितने का, 1.25% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया। फिर उसने हमें कितने प्रोवाइड किए, 7900। मतलब जो 7900 रुपीज़ हैं ये डिपिक्ट करते हैं 98.75%, ठीक है। इसका मतलब 100% कितना हुआ, अगर हम 7900 को डिवाइड करेंगे 98.75% के साथ तो हमारा 100% आएगा 8000 का, ठीक है। तो 8000 के हमने अमाउंट के गुड्स उससे 7900 रुपीज़ उससे रिसीव किए, मतलब 8000 माइनस 7900 तो होता है 100 रुपीज़। हमने डिस्काउंट अलाउ कितना किया है उससे, 100 रुपीज़ का, ठीक है। इसका मतलब 7900 उससे रिसीव किए हैं और 100 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। तो चलिए इसकी 2 एंट्रीज होंगी और वो भी समझते हैं कि किस तरह से होंगी। डेफिनेटली महिंदर से रिसीव किए हैं वो हमारे डेटर्स थे, इसका मतलब हमारा एसेट जो डिक्रीज हो गया 7900 से, कि हमने रिसीव कर लिया उनसे 7900 रुपीज़, ठीक है। तो कैश में रिसीव किए होंगे तो एंट्री होगी कैश इन हैंड हमारे पास आया होगा 7900 का, ठीक है। ये कौन सी पर्टिकुलर डेट की एंट्री है, ये हमारी एंट्री है जैन 18 की। तो यहाँ पे लिखेंगे जैन 18। तो हमें कैश रिसीव हुआ है, सो द कैश अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हुआ है, महिंदर से, टू महिंदर। डेफिनेटली हमारे डेटर है तो डेटर हमारे डिक्रीज हो गए क्योंकि उन्होंने हमें पेमेंट कर दी है जो हमें उम्मीद थी करेंगे, ठीक है। कितनी पे की है, 7900 आफ्टर डिस्काउंट। तो ये 7900 हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आफ्टर डिस्काउंट हमने रिसीव की है कैश, इसीलिए हमारा डेबिट वर्ड कम्स इन कैश जो है डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम महिंदर, ठीक है। हमने कैश जो है रिसीव कर लिया है महिंदर से। नेक्स्ट हमारी 18 जैन को एक एंट्री होगी, वो होगी जो हमने इनको डिस्काउंट अलाउ किया है। ऊपर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया 100 रुपीज़ का, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महिंदर। महिंदर ने किया, महिंदर को किया, सो डेफिनेटली महिंदर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा कि हमें इन्होंने इतनी पेमेंट अब नहीं करनी है तो हम अपने एसेट्स इतने से कम कर लेंगे। और ये डेटर्स हैं हमारे, डेफिनेटली ये हमारे डेटर्स हैं तो हमारी एसेट्स कम हो गए हैं 100 रुपीज़ से, ठीक है, इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। और डिस्काउंट अलाउड क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, वो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 1.25% टू महिंदर। ठीक है, और ये एंट्री हो गई हमारी डिस्काउंट अलाउड टू महिंदर अकाउंट। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी 18 जनवरी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं कि उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो ये है हमारी 20 जन की एंट्री। ये गुड सोल्ड टू बनर्जी ₹50,000। कैश नहीं लिखा है, मतलब ये हमारी क्रेडिट सेल्स हैं। क्रेडिट सेल्स है मतलब ये हुए हमारे डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, जो हमें प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में अमाउंट, तो हमारे हुए एसेट्स। तो एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे, सो डेफिनेटली ये होगी डेबिट। डेबिट क्या होंगे, बनर्जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं 20 जन की एंट्री। अब समझ आ रहे हैं कि हमारे रूल्स जो मैं आपको पहले कराए थे क्यों इंपॉर्टेंट थे, सो दैट आपको सारी एंट्रीज अच्छी तरह समझ आनी शुरू हो जाए। यहाँ मैं वैसे आपको प्रिसाइज में समझाई जा रही हूँ कि कौन कौन से रूल लग रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे बनर्जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और ये हमारी है कितनी, 50,000 की। तो यहाँ लिख देंगे 50,000 की अमाउंट। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि डेबिट और क्रेडिट ये वाले पर्टिकुलर अकाउंट्स क्यों हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो बनर्जी हैं वो हमारे क्या हैं, डेटर्स हैं। तो ये हमारे एसेट्स, और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं या फिर लिख रहे हैं डेबिट वर्ड, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इनसे हमने रिसीव करना है, इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं 50,000। यहाँ डेबिट वर्ड कम्स इन, हमें प्रोवाइड करेंगे अमाउंट, इसलिए हम इनके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, टू सेल्स, सेल्स क्या है, हमारी डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती है, मतलब हमारी पीएनएल की आइटम है। ठीक है, रेवेन्यू नेचर की है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा, क्रेडिट द इनकम एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारी इनकम है, इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू बनर्जी, जो हमारे डेटर्स है जिनसे हमें उम्मीद है फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, मतलब हमारे एक एसेट है। ठीक है, जब एसेट इंक्रीज होता है इसलिए वो डेबिट होता है, इसलिए ये डेबिट हो रहे हैं। सो आई होप सो ये आपको 20 जनवरी एंट्री भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम 21 जनवरी एंट्री पे। वो कहते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। हमने डिपॉजिट किया है बैंक में। डेफिनेट डिपॉजिट कैश किया होगा, तो कैश क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा। बैंक में हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। जब कैश डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगा, वो होगा क्रेडिट, और बैंक हमारा एसेट है, जब वो इंक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट। ठीक है, तो ये एंट्री जो 20,000 की है, मतलब जो 21 जैन को हमने करनी है, वो हम समझते हैं यहाँ पर। अब तो जैन 21 डेफिनेटली बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो एसेट है, तो बैंक अकाउंट होगा हमारा डेबिट। डेबिट वर्ड कम्स इन वाला रूल लगेगा। कैश हमारे हाथ से जा रहा है टू कैश, एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल लगाकर यहाँ पर हम 20,000 से जो एंट्री है ये पास कर देंगे। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, और ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी बैंक जब हम कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि दोनों के इफेक्ट करिए, बैंक को भी और कैश को भी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे और समझ देखते हैं उसकी एंट्री क्या पास होगी। ठीक है, तो ये है हमारी 25 जैन की। ठीक है, तो वो कहते हैं गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 2000 के हमने पर्सनल विड्रॉल्स किए हैं। ठीक है, मतलब परचेजेस जो थी, जो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने आपको समझाया है, जब भी हमारा ऑनर जो है पर्सनल यूज़ के लिए कोई आइटम उसको विड्रॉ करता है, वो किसको इफेक्ट करती है, कैपिटल अकाउंट को। क्यों, क्योंकि वो ना तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ना बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ना ही बिजनेस की किसी डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है। सो डेफिनेटली वो हमारे पे लाइबिलिटी खत्म हो जाती है ऑनर को पे बैक करने की उतनी अमाउंट से। तो जब भी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, तो किसको, ऑनर की लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो कैपिटल को इफेक्ट करती है, इसलिए ये करेगी किसको, कैपिटल को इफेक्ट। ठीक है, अब कैपिटल को किस तरह से इफेक्ट करेगी वो समझते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी लाइबिलिटी जो है 2000 से डिक्रीज हो रही है जैन 25 को, वो भी ऑनर को पे करने की। ठीक है, क्योंकि हम पे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से ऑब्लिगेशन होती है उसे पे बैक करने की अमाउंट। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट हम करेंगे जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है ना, तो इसलिए डेबिट कर रहे हैं। किसके कारण हो रही है, परचेजेस के कारण, टू परचेजेस। सो हम क्या कहते हैं, डेबिट ऑल
एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, है ना, मतलब परचेजेस हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब एक्सपेंसेस ही अगर हमारे कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो इसे हम टू परचेजेस क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये है हमारी 2000 की जो हमने पे कर दिए हैं ऑनर को और हम पे ऑब्लिगेशन हो गई है कम। ठीक है, बीइंग गुड्स प्रोवाइडेड टू ऑनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये होगी हमारी नरेशन। आई होप सो ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमारा कैपिटल अकाउंट इसलिए इफेक्ट हो रहा है क्योंकि डेफिनेटली ऑनर को पे बैक किया, हमारी लाइबिलिटी कम हुई है और पर्सनल यूज़ के लिए किया है। सो डेफिनेटली हमारी लाइबिलिटी 2000 से डिक्रीज हो गई है। और ये मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के चैप्टर में अच्छे समझाया हुआ है कि क्या क्या हमने ऐड करना है कैपिटल में, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। वैसे मैंने आपको यहाँ पे भी कंसेप्ट में भी रिवीजन ये करवा दी थी कि पर्सनल यूज़ की आइटम्स जो हैं कैपिटल में से हम डिक्रीज करते हैं क्योंकि हमारी जो है ना बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहा है, ना ही बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ना ही बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। तो इसका मतलब हम पे ऑब्लिगेशन कम हो रही है उनको पे बैक करने की सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से। तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है, ऑनर को पे बैक करने को लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट होती है। ठीक है, और टू परचेजेस हमारी डेफिनेटली परचेजेस के कारण ही वो लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। आई होप सो एंट्री आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो है हमारी 25 जैन के बाद है, फिर 25 जैन को। ठीक है, परचेज फर्नीचर 40,000, परचेज क्या किया, फर्नीचर 40,000 का, एंड टाइपराइटर 10,000 फॉर ऑफिस यूज़। अब यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस यूज़, मतलब ये बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए और बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं फर्नीचर और ये टाइपराइटर, ये क्या हुए हमारे, ये हुए हमारे ऐसे जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहे हैं। ऐसी वैल्यू जो फ्यूचर हमें बेनिफिट दे हमारे बिजनेस को, जिसकी पेमेंट हमने कर दी है, वो होते हैं हमारे एसेट्स। तो फर्नीचर क्या हुआ, हमारा एसेट हुआ 40,000 का, और टाइपराइटर क्या हुआ, एसेट हुआ 10,000 का। इंक्रीज हो रहे हैं हमारे एसेट, सो डेफिनेटली फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, और कैश में डेफिनेटली इसे परचेज किया होगा क्योंकि हमें नाम नहीं गिवन है कि किससे परचेजेस किया, तो हम अज्यूम करते हैं कैश परचेजेस हैं। ठीक है, तो कैश परचेज किया होगा तो कैश हमने पे किया होगा, हमारा एसेट जो है कैश एसेट वो कम हो गया होगा, है ना। तो जब हमारा एसेट कम होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाएंगे या फिर लगाएंगे क्रेडिट, जब हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो वो होता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे। इसकी एंट्री जो है 25 जैन की ही है, यहाँ लिखेंगे 25 जैन और उसे हम पास करेंगे अब एंट्री को। तो जैन 25। ठीक है, एक तो एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक एसेट दूसरा इंक्रीज हो रहा है हमारा टाइपराइटर अकाउंट, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है दोनों तो एसेट इंक्रीज होंगे या वो हमारे डेफिनेटली डेबिट होंगे। यहाँ रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, ये आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसे हम डेबिट करेंगे। टू कैश में पेमेंट की है तो कैश जो है हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ लगाएंगे रूल डेफिनेटली डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला। ठीक है, यहाँ लगाएंगे कि एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये कितने अमाउंट से परचेज किया है, 40,000 के अमाउंट से। ये परचेज किया है 10,000 के अमाउंट से, तो कैश कितना गया है 50,000 का। तो ये एंट्री हो गई हमारी। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्नीचर एंड टाइपराइटर परचेज्ड, किसके लिए परचेज किया है, फॉर ऑफिस यूज, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑफिस यूज। तभी तो ये हमारे एसेट्स हैं, अगर पर्सनल यूज के लिए होता तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होता, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी डेफिनेटली बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 25 जैन की एंट्री जो हमने परचेज किए 40,000 के फर्नीचर और 10,000 का डेफिनेटली ये। और उन्होंने कहा ये बोथ पेमेंट्स हमने चेक से की हैं, तो कैश नहीं इफेक्ट हो रहा है, हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, कि बैंक से पैसा जा रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये भी एक हमारा एसेट है, डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली ये भी क्रेडिट होगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। वो कहता है गुड सोल्ड टू अनुभव ₹30,000। अब ये हमें दिया नहीं है कि कैश सेल्स की है, मतलब उसने कैश प्रोवाइड की है, तो इसे समझते हैं ये हमने
क्रेडिट सेल्स की हैं। क्रेडिट सेल्स की हैं मतलब ये हुए हमारे डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? हमारे एसेट, क्यों हमें उम्मीद है फ्यूचर में हमें पेमेंट करेंगे। तो अनुभव क्या हुआ? हमारा एसेट हुआ। एसेट इंक्रीज हो रहा है कितने अमाउंट से? 30,000 के अमाउंट से। सो अनुभव अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारा एसेट 30,000 के अमाउंट से 25 जैन को इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री पास करते हैं। अब जैन 25 को जो है अनुभव अकाउंट जो डेफिनेटली जिसको हमने क्रेडिट सेल की है, जो हमारे डेटर्स हैं हमें पेमेंट करेंगे, वो डेबिट होगा टू सेल्स की हैं डेफिनेटली। सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से? 30,000 की अमाउंट से। ठीक है, 30,000 की अमाउंट से। और इसका कारण ये है सेल्स अकाउंट का क्रेडिट होने कि ये हमारी डायरेक्ट इनकम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती है, मतलब ये पीएनएल की आइटम है, ये रेवेन्यू नेचर की है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा यहाँ पे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला। तो इनकम है डेफिनेटली, इसीलिए ये क्रेडिट हो रही है। और ये तो समझ आ गया कि जब हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं या फिर डेबिट द रिसीवर। ठीक है, हमने इनसे रिसीव करना है तो डेफिनेटली इन्हें डेबिट करेंगे 30,000 के अमाउंट से। आई होप सो ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी। एक बार देख लेते, 30,000 के अमाउंट है ना, कि हमने डेफिनेटली उनसे, हाँ 30,000 के अमाउंट है। तो ये हमने सेल किया और यहाँ पे नरेशन पास कर देते हैं। अब इनकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनुभव। ठीक है, तो ये होगी हमारी नरेशन। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे और उसकी एंट्री भी समझते हैं कि किस तरह से हमने पास करनी है। सो ये होगी हमारी 25 जैन की एंट्री। अब चलते हैं 27 जैन की एंट्री पे। गुड्स रिटर्न्ड बाय अनुभव 5,000। डेफिनेटली उसने रिटर्न किए हैं तो ये क्या हुई? हमारी सेल रिटर्न हुई, मतलब हमारी इनकम 5,000 से कम हो गई है। ठीक है, मतलब हमें लॉस बेयर करना पड़ गया 5,000 का। ठीक है, जो उसने गुड्स रिटर्न किए हैं। और डेटर्स भी हमारे डिक्रीज हो गए 5,000 से, मतलब अनुभव का अकाउंट भी 5,000 से डिक्रीज हो गया। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्री होगी। ये है हमारी जैन 27 को। तो उन्होंने सेल रिटर्न की है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनुभव, जो हमारे डेटर्स हैं, अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से? 5,000 के अमाउंट से। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ। सेल रिटर्न जो है हमारी डेफिनेटली लॉस है, तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर का लॉस है। इसका मतलब ये हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये हो रहा है डेबिट। और डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं, डेटर्स हमारे एसेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारे एसेट कम होते हैं तो क्या करते हैं? हम उससे क्रेडिट करते हैं, इसलिए अनुभव अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 5,000 से। ठीक है, आई होप सो जैन 27 की एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे और उसे भी समझते हैं कि उसकी एंट्री जो है क्या पास होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो एंट्री है 27 जैन की अगली है। रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम बैनर्जी बाय चेक। बैनर्जी क्या है? हमारे डेफिनेटली इन डेटर्स थे, है ना, जिन्होंने हमें पेमेंट की होगी। तो बैनर्जी ऊपर देख लेते हैं, इनकी ट्रांजेक्शन क्या थी? गुड सोल्ड टू बैनर्जी 50,000 के हमने उन्हें सोल्ड किए थे 20 जैन को। ठीक है, तो 20 जैन को सोल्ड किए थे तो उन्होंने हमें फुल पेमेंट कर दी है अब बैनर्जी ने बाय चेक। सेट इट इनटू बैंक। डिस्काउंट हमने उन्हें अलाउ किया है 2% का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50,000 का 2% निकालते वो हमने इनको डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, कि किस तरह से हमने डिस्काउंट अलाउ जो किया है उसका इफेक्ट हमने किस तरह से शो करना है। ये रेस कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली बैनर्जी से हमने कितने गुड अमाउंट लेनी थी? 50,000 की जैन 20 को, जो उसको उनको हमने क्रेडिट सेल्स की थी। सो उन्होंने फुल सेटलमेंट हमें पेमेंट कर दी है, तो उनको हमने 2% डिस्काउंट दिया। तो 50,000 का 2% कितना हुआ है? वो होता है हमारा 1,000 के अमाउंट। इसका मतलब ₹1,000 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो 50,000 माइनस 1,000 कितना होगा? 49,000 हमने उनसे रिसीव किया है। ठीक है, तो एक हमारी 49,000 की एंट्री होगी, एक हमारी 1,000 की एंट्री होगी जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, ये जो हमने 27 जैन को ये 2% का डिस्काउंट अलाउ किया है और चेक के थ्रू उन्होंने हमें पेमेंट की है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली रिसीव हुआ होगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये जो डेटर्स हैं हमारे कम हो गए होंगे जिनसे हमने पेमेंट रिसीव करनी थी। तो ये जैन 27 की ही एंट्री है कि बैंक अकाउंट जो है हमारा इंक्रीज हो गया है क्योंकि बैनर्जी ने हमें 49,000 रुपीज़ पे कर दिए आफ्टर डिस्काउंट जो हमने निकाला है। मतलब 50,000 का 2% हमने डिस्काउंट अलाउ किया उन्हें, जो हो गया 1,000। ठीक है, तो इसका मतलब 49,000 हमने रिसीव किया है बैंक में।
टू बनर्जी। ठीक है, ये हमारे क्या थे, डेटर्स थे। जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो होगा डेबिट, और यहाँ पे बैंक अकाउंट पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब भी हमारे एसेट डिक्रीज होंगे वो होंगे क्रेडिट। इसका मतलब है 49,000 से बैनर्जी का अकाउंट हमने नील कर दिया है कि उन्होंने हमें पेमेंट कर दी है फुल सेटलमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बनर्जी इन चेक। ठीक है, तो ये होगी हमारी नरेशन। नेक्स्ट उन्हें डिस्काउंट अलाउ किया है, तो जैन 27 को उनकी एंट्री देखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस हुआ वो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हुआ, तो उस पर क्या रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए वो होगा डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने किसको प्रोवाइड किया, बनर्जी को, तो डेफिनेटली बनर्जी अकाउंट जो है हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको हमने ये अकाउंट जो है डिस्काउंट अलाउ किया है, तो हमारे डेटर्स इतने से डिक्रीज हो गए हैं कि वो हमें पे नहीं करेंगे, उन पे लायबिलिटी नहीं है पे करने की, तो हमारी एसेट जो है डिक्रीज हो गई, इस अमाउंट से ख़त्म हो गए हैं, कितने अमाउंट से, 1000 के अमाउंट से। ठीक है, तो इसको नीटनेस के साथ अच्छे से लिख देते हैं कि ये 1000 के अमाउंट है। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हम नरेशन क्या पास करेंगे, नरेशन होगी हमारी बीइंग डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 2% टू बनर्जी। ठीक है, तो ये होगी हमारी एंट्री पास। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी एंट्री हमने किस तरह से पास करनी है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अब इजी लगना शुरू हो जाएगा लेजर्स का, लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि किस तरह से हमने एंट्री जो है पास करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अनुभव एट 30 days फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अनुभव कौन था हमारा, ऊपर देखते हैं अनुभव की क्वेश्चन में क्या था, सोल्ड गुड्स अनुभव, ये हमारा डेफिनेटली डेटर था जिसको हमने क्रेडिट सेल्स की थी, है ना, तो ये हमारा डेटर हुआ जिसने हमने फ्यूचर में तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड उसको हमने 30 days का जो है मतलब कि बिल रिसीवेबल प्रोवाइड किया और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया, तो इसका मतलब है अनुभव हमें 30 दिनों के अंदर अंदर जो है अमाउंट पे कर देगा, तो उसने एक्सेप्टेंस कर ली है, तो हमारा बिल रिसीवेबल यहाँ पे इंक्रीज होगा डेफिनेटली, और एक एसेट डिक्रीज होगा वो होगा अनुभव का, कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब वो हमें पे कर देगा। सो डेफिनेटली जो बिल रिसीवेबल है ये वाला हमारा क्या है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये होगा डेबिट, और अनुभव अकाउंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो पक्का पेमेंट करेगा, उसने एक्सेप्ट किया है, सो वो डिक्रीज होगा तो वो होगा क्रेडिट। किस अमाउंट से उसने रिसीव किया है, उसने हमारी डेफिनेटली जितनी उसने हमें पे करनी थी उस अमाउंट से उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो वो है हमारी 25,000 की अमाउंट। अब आप सोचोगे 25,000 की अमाउंट कैसे है, 30,000 की तो उसने पेमेंट करनी, लेकिन 5,000 की सेल रिटर्न भी तो की है उसने, तो इसका मतलब है 30,000 माइनस 5,000 जो सेल रिटर्न है, तो वो हमें एक्सेप्टेंस उसने की है 25,000 की। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं 28 जैन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास करते हैं वो एंट्री भी 38 जैन की, तो यहाँ लिखेंगे जैन 28। सो डेफिनेटली बिल रिसीवेबल क्या है हमारा, वो है हमारा एक एसेट, तो वो हमारा हो गया इंक्रीज, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि 30 डेज के अंदर पे कर देंगे, तो वो हो गया डेबिट। इसीलिए जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। टू अनुभव, है ना, तो अनुभव डेफिनेटली हमारे एक एसेट जो है, ये डेटर्स थे, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसने पेमेंट कर देनी है, हमें उम्मीद है पक्का करेगा क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कितने अमाउंट से, 25,000 के अमाउंट से, तो ये हो जाएगा हमारा 25,000 के अमाउंट से एंट्री। बीइंग बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय अनुभव। ठीक है, ये लिखेंगे, और दूसरा है 25,000 इस तरह से आ रहा है, 30,000 की हमारी सेल्स थी, है ना, और माइनस 5,000 जो हमारी सेल्स रिटर्न थी। ठीक है, तो इसलिए हमारा 25,000 आ रहा है। आई होप सो ये ट्रांजेक्शन भी आपको 28 जैन वाली समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, उसे भी देखते हैं कि किस तरह से उसकी एंट्री जो है हमने पास करनी है, और वो है हमारी
28 जैन की ही पेड फॉर स्टेशनरी 400 एंड फॉर पोस्टेज 200। ठीक है, स्टेशनरी के लिए 400 और पोस्टेज के लिए हमने 200 पे किया है। तो ये क्या है ये हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कैश में पेमेंट की होगी तो कैश अकाउंट डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा एसेट है। जब एसेट डिक्रीज होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं ये हमारे पीएनएल में शो होते हैं। तो ये इस पे रूल लगेगा नॉमिनल अकाउंट वाला, कौन सा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इसलिए ये स्टेशनरी अकाउंट पोस्टेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी डेबिट करते हैं जैन 28 को। तो यहाँ लिखेंगे जैन 28 क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 400 के अमाउंट से। और पोस्टेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट, डेफिनेटली कैश में पेमेंट की होगी तो टू कैश अकाउंट। ये है हमारी 200 की। तो ये टोटल हो गया 600 का कैश हमारे इन हैंड से गया है, ऐसे डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हैं और ये पे किए गए हैं। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस ट्रांजैक्शन का हमने इफेक्ट जो है जर्नल एंट्री में शो किया है। नेक्स्ट है हमारी रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस पेड बाय चेक 2500। ठीक है, तो इस अकाउंट को भी हम, इस ट्रांजैक्शन को भी अच्छे से समझते हैं। रेंट पे किया है 2500 का, मतलब ये विड्रॉल्स किए हैं, पर्सनल विड्रॉल्स, ये हैं ड्राइंग्स। और यहाँ पर भी हमने एक विड्रॉल्स किए थे पर्सनल यूज़ के लिए 2000, ये भी क्या थी, हमारी ड्राइंग्स थी। और ये किसको इफेक्ट करती है, हमारी कैपिटल को। ठीक है, तो हम यहाँ पे या तो कैपिटल अकाउंट में शो कर सकते हैं या सीधा सीधा हम इसे ड्राइंग्स में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री नंबर हमारा 25 जैन को थी। तो वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर भी समझा देती हूँ कि ये हमारी ड्राइंग्स भी हो सकती हैं जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ना लिखते हुए हम इसको ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं 25 जैन को। ठीक है, जो हमारी कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में दिखाना है तो डेफिनेटली हम इसे ड्राइंग शो करेंगे। क्या करेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये हो गई। और एक हमने ड्राइंग्स की हैं डेफिनेटली पर्सनल यूज़ के लिए की हैं 2500 की, जो रेंट पे किया है ऑनर का, मतलब हमारी ऑब्लिगेशन कम हो गई है, कैपिटल कम हो गई है उसे पे बैक करने की इस अमाउंट से। मतलब ड्राइंग्स उसने 2500 की हैं रेंट के लिए, हाउस पेमेंट के लिए भी चेक के थ्रू। ठीक है, तो 2500 डेफिनेटली बैंक अकाउंट डिक्रीज हुआ होगा हमारा। बैंक अकाउंट डिक्रीज है मतलब ये हमारा एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, या फिर क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अपना 31 जैन के लास्ट एंट्री है, इसके बाद हम अपना लेजर और सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जैन 31 को हमने क्या किया है, ड्राइंग्स की हैं। सो डेफिनेटली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमने डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है तो उसको पर्टिकुलरली नाम देना पड़ेगा अकाउंट को। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए की है, मतलब रेंट पे करने के लिए टू बैंक के थ्रू की है, तो बैंक अकाउंट, ये हमने बैंक अकाउंट डिक्रीज हो गया कितने अमाउंट से, 2500 के अमाउंट से। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2500 हम क्लैरिटी के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी सारी एंट्रीज इन ट्रांजैक्शन की। अब इन एंट्रीज के थ्रू अब आपको बहुत इजी हो जाएगा लेजर, सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके पहले सब्सिडरी बुक सारी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना लेजर अकाउंट्स बनाएंगे जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे क्या अपना, डेफिनेटली उन लेजर्स के थ्रू हम अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सोल्यूशन के पार्ट पे। तो ये हमारा सारा सोल्यूशन ही चल रहा है और ये सोल्यूशन का ही पार्ट है। तो यहाँ से मैं बता दूं कि सोल्यूशन जो है, फाइनल सोल्यूशन जो है यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए कि जो फाइनल सोल्यूशन है वो यहाँ से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, और ये सारी एंट्रीज पास करनी बहुत ज़रूरी है, इससे आपका ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर्स मतलब पहले सब्सिडरी बुक्स फिर लेजर फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, मतलब सेकंड सोल्यूशन पे। अब हम अपने सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये है हमारी सब्सिडरी क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।